फूल की तरह खिला रहता था, वो अब बिल्कुल मुरझा सा गया था। 3 सालों से सूखे की मार झेलता हुआ ये गांव अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। खेत खलिहान बंजर हो चुके थे। किसानों के घरों में अन्न का एक दाना तक न बचा था। लोग भूख और प्यास से बेहाल थे। वे तपते आकाश की ओर बड़ी ही उम्मीदों से ताकते रहते, ईश्वर से विनती करते, लेकिन कोई लाभ न होता। अक्सर फूलपुर के आसमान में जब काली घटाएं छा जाती तो लोग ढोल बजाकर गीत गाने लगते, किंतु कुछ ही देर में वो काली घटाएं उनकी आंखों से ओझल हो जाती। आज शाम से ही एक बार फिर से वैसी ही काली घटाएं फूलपुर के आसमान में छाने लगी थीं। ठंडी हवा के तेज थपेड़ों से बड़े बड़े पेड़ झूमने लगे थे। लोग ढोल बजाकर नाच गा रहे थे। धीरे धीरे रात भी बढ़ रही थी, लेकिन अब की बार फूलपुर के आसमान में ये काले बादल जैसे जम से गए थे। तेज हवाएं भी उन्हें अपने साथ बहा ले जाने में नाकाम हो रही थीं। फिर देखते ही देखते आसमान बिजलियों के कड़कने से गूंज उठा। लोग ढोलक की तान पर जैसे खुशी से पागल होकर झूमने लगे। वही गांव से बाहर कुछ दूरी पर एक मकान बना हुआ था। देखने में वो मकान किसी खूबसूरत हवेली से कम न था। उसी मकान के ठीक सामने एक बड़ा सा बरगद का पेड़ जमीन में अपनी मजबूत जड़ें जमाए बरसों से खड़ा था। उस वीरान जगह पर दूर दूर तक कोई आबादी न बसी थी। उसी मकान की ऊपरी मंजिल के कमरे में एक बला की खूबसूरत महिला खड़ी खिड़की से बाहर देख रही थी। जैसे ही बादलों के बीच बिजली कड़कती, वैसे ही उस खूबसूरत महिला का रुई जैसा सफेद चेहरा और बड़ी बड़ी नीली आंखें चमक उठती। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तभी वो महिला मकान के बाहर बनी उस कच्ची पगडंडी की ओर देखते हुए बड़ी ही निराशा से बुदबुदाई। ऐसा लग रहा है जैसे आज कांता के चंगुल में कोई चिड़िया न फंसेगी। आखिर कोई इधर आए भी तो कैसे? ये मनहूस काली रात और ऊपर से ये तूफान सिर पर जो खड़ा है, ऐसे में भला कौन घर से बाहर निकलेगा? कांता, यही नाम था उस खूबसूरत महिला का। 30 बरस की उम्र में भी उसकी सुंदरता 20 बरस की लड़कियों को भी मात देती थी। ऐसे सुंदर नैन नक्श थे उसके कि जो भी देखता देखता ही रह जाता। उसके इसी हुस्न के जाल में फंसकर आज से लगभग 5 बरस पहले फूलपुर के पुराने सरपंच भीमा सिंह उसे एक कोठे से अपने साथ ले आए थे। फिर वे पति पत्नी की तरह फूलपुर में ही रहने लगे। किंतु जब गांव वालों को इसकी भनक लगी तो वे सब एकजुट होकर इसका विरोध करने लगे। भीमा सिंह ने गांव वालों के विरोध को देखते हुए अपना मकान गांव से दूर इस वीराने में बनवा लिया और यहीं पर रहने लगे। पर कुछ ही महीनों बाद भीमा सिंह की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई और तभी से कांता इस मकान में अकेले ही रहने लगी। फूलपुर गांव के कुछ लोगों का मानना है कि भीमा सिंह की हत्या कांता ने ही अपने पुराने प्रेमी से करवाई थी। लोग कहते थे कि उसका ये प्रेमी कोई साधारण व्यक्ति न था। वो शमशान में रहने वाला काली शक्तियों का मालिक एक अघोरी था। उसने बहुत सी रहस्यमयी काली विद्याएं सिद्ध की थीं, किंतु ये सच है या झूठ, आज तक इसका कोई पता न लगा सका। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में भीमा सिंह की कमाई हुई पूरी जमा पूंजी खत्म हो गई और कांता को रोटियों के लाले पड़ने लगे तो उसने अपना पुराना वेश्यावृत्ति का धंधा फिर से शुरू कर दिया। कांता दिखने में खूबसूरत थी, इसलिए जल्द ही फूलपुर और आस पड़ोस के गांव वाले उसके ग्राहक बनने लगे। धीरे धीरे उसकी चर्चा दूर दराज के गांवों में भी फैलने लगी। जवान तो जवान, बूढ़े भी उसके लिए पागल होने लगे। तभी गांव में हो रहे हो हल्ला और नाच गानों की धीमी आवाजें हवा के झोंकों के साथ आकर कांता के कानों के पर्दों से टकराने लगी तो वो अपने गुलाबी होठों को दांतों के नीचे दबाकर बुदबुदाई, पगला गए हैं फूलपुर वाले, बादल की एक छींट देखी नहीं कि लगे नाचने गाने। 3 बरस हो गए इनको ये ढोंग रचाते हुए, पर जमीन को पानी की एक बूंद तक न नसीब हुई। खैर, मुझे क्या मतलब इन सब से, ये खुद ही थक हार कर अपनी झोपड़ियों में दुबक जाएंगे। उसके कानों में जैसे फूलपुर से आने वाली आवाजें चुभने लगी थीं। तभी उसकी नजर उसके मकान के सामने से गुजरने वाले उस कच्चे रास्ते पर गई तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने देखा कि एक शख्स लड़खड़ाते हुए उस कच्चे रास्ते से चलकर उसी के मकान की ओर बढ़ा चला आ रहा था। अंधियारे में उसका चेहरा साफ न दिख रहा था, लेकिन जब वो अनजान शख्स उसके मकान के काफी करीब आ गया तो वो उसे पहचान गई और मन ही मन बड़बड़ाई, अरे ये तो फूलपुर के मुखिया धर्मपाल का लड़का गोपाल है। अभी 2 दिन पहले ही तो आया था यहाँ। रात भर नशे में धुत पड़ा खर्राटे लगाकर सोता रहा
और भोर होने से पहले ही यहां से खिसक गया। कुछ दिया भी नहीं। ऐसे ग्राहकों से भगवान बचाए। धर्मपाल फूलपुर के सबसे प्रतिष्ठित और मालदार व्यक्ति तो थे ही, और साथ ही साथ गांव के मुखिया भी थे, इसलिए गांव भर में उनकी धाक थी। गोपाल उनका इकलौता लड़का था। वो महज 20 बरस में ही हट्टा कट्टा गबरू जवान हो गया था। शराब के नशे में धुत गोपाल जब लड़खड़ाते हुए कांता के मकान के गेट के ठीक सामने पहुंच गया तो कांता ने वहीं खड़े खड़े आवाज लगाई, अरे रामू, गेट खोल दे जल्दी, हमारे खास मेहमान आए हैं बाहर। कांता सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए बोल रही थी। तभी एक गठीले शरीर वाला नौजवान जो कमीज और लुंगी पहने हुए था तेजी से गेट की ओर बढ़ा। वो कांता का नौकर रामू था। रामू देखने में तो गबरू जवान लगता था, पर उसका भेजा पूरी तरह से खाली था। वो कांता का हुक्म किसी कठपुतली की तरह बजाता था। रामू ने जैसे ही गेट खोला वैसे ही कांता भी वहां पहुंच गई। वो नशे में धुत गोपाल को सहारा देते हुए अपने खास कमरे में ले गई, जहां पर वो अपने ग्राहकों से मिलती थी। उसके कमरे में पड़ा बेड फूलों से सजा हुआ था और उन फूलों की धीमी खुशबू पूरे कमरे में फैल रही थी। उसने गोपाल को बेड पर बिठाकर दरवाजे की कुंडी भीतर से लगा दी। जब वो गोपाल के करीब आकर खड़ी हुई तो गोपाल उसे एक तक ऊपर से नीचे तक ताकता ही रह गया। मोमबत्तियों की धीमी रोशनी में वो किसी स्वर्ग की अप्सरा से कम न लग रही थी। गुलाबी रंग के घाघरे चोली में जैसे वो कहर ढा रही थी। गोपाल जैसे ही बेकाबू होकर उसे अपनी बाहों में भरने के लिए उठा, वैसे ही कांता बड़ी नजाकत से उससे छिटक कर दूर खड़ी हो गई और गोपाल की ओर देखते हुए बोली, मेरा तोहफा लाए हो गोपाल बाबू, या फिर पिछली बार की तरह खाली हाथ ही चले आए? तब गोपाल ने नशे में झूमते हुए कांता की ओर देखकर कहा, अरे तुम्हारा तोहफा लाना मैं कैसे भूल सकता हूं भला। गोपाल का वादा भी कोई चीज है, पास तो आओ। कांता ने गोपाल की ओर पीठ करके खड़े होकर बनावटी नाराजगी दिखाते हुए कहा, नहीं आती पास, पहले दिखाओ तो। गोपाल बेड से उठा और ठीक कांता के पीछे जाकर उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला, अपनी आंखें बंद करो पहले। जब कांता ने आंखें बंद कर ली तो उसने अपनी पैंट की जेब से एक चमचमाता हुआ हार निकाला और कांता के गले में पहना दिया। कांता ने जब आंखें खोली तो अपने गले में पड़ा कीमती हार देखकर मन ही मन खुशी से फूली न समाई। वो हार को अपने हाथों से टटोलते हुए बोली, बहुत कीमती लगता है। इस पर गोपाल ने कहा, माई का है, वो मरने से पहले मुझसे कह गई थी कि इसे मेरी बहू के गले में डाल देना। कांता गोपाल के सीने से लग गई और अपने बाएं हाथ की उंगलियों को गोपाल के सीने पर फिराती हुई बोली, तो आपने इसे मेरे गले में क्यों डाल दिया गोपाल बाबू? गोपाल ने अपने दोनों हाथों से कांता की पीठ पकड़कर उसे अपने सीने से सटाते हुए कहा, मैं तुझे अपनी माई की बहू बनाना चाहता हूं। इस पर कांता ने कहा, धत, पागल कहीं के, तुम्हारे बाबूजी नहीं मानेंगे। तभी गोपाल ने कांता को धीरे से बेड पर धक्का देते हुए कहा, मना लूंगा, वो अपनी इकलौती औलाद की बात क्यों टालेंगे? नहीं माने तो घर बार छोड़कर कहीं चला जाऊंगा। कांता का नौकर रामू मकान के बरामदे में पड़ी खाट पर खर्राटे लगाकर सो रहा था। वो आज पहली बार मकान का गेट खोलकर बंद करना भूल गया था। तभी मकान के सामने से गुजरने वाले उस कच्चे गलियारे पर गोपाल के पिताजी यानी फूलपुर के मुखिया धर्मपाल तेज कदमों से आते हुए दिखाई दिए। वो कांता के मकान के ठीक सामने आकर रुक गए। उनकी नजर जब खुले हुए गेट पर गई तो वो बुदबुदाए, इतनी रात को गेट खुला हुआ है, लगता है वो पगला रामू इसे बंद करना भूल गया है। चलो, अच्छा ही हुआ, आज कांता को आवाज न लगानी पड़ेगी। धर्मपाल कांता के पुराने ग्राहक थे। जब से उनकी पत्नी कमला का स्वर्गवास हुआ था, तभी से वो गांव वालों से छुप छुपाकर अक्सर कांता से मिलने आते रहते थे। धर्मपाल गेट से भीतर घुसते हुए सीधे कांता के कमरे के दरवाजे के सामने जाकर खड़े हो गए और दबी हुई आवाज में कांता को आवाज देने लगे, अरे कांता, किवाड़ खोल, मैं हूं मुखिया। धर्मपाल की आवाज सुनते ही गोपाल और कांता छिटक कर एक दूसरे से अलग हो गए और कांता गोपाल की ओर देखते हुए फुसफुसाई, इतनी रात को कौन हो सकता है? मैंने तो इस पगले रामू से गेट खोलने को नहीं कहा, फिर इसने गेट क्यों खोल दिया? उसकी आवाज में डर और गुस्से का मेल था। तभी गोपाल ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा, मुझे तो यह आवाज सुनी सुनी सी लग रही है। कांता ने गोपाल की ओर देखते हुए धीरे से कहा, आप रुकिए गोपाल बाबू, मैं देखती हूं। इस बीच धर्मपाल बाहर खड़ा लगातार कांता को आवाज देने के साथ साथ दरवाजे पर तेज थपकियां भी दे रहा था। तभी गोपाल ने चौंकते हुए कहा,
ये तो बापू की आवाज लगती है, पर वो इतनी रात को यहां। इससे पहले गोपाल अपनी बात पूरी करता, कांता उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोल पड़ी। आप जल्दी से उस अलमारी में छिप जाओ, मैं दरवाजा खोलकर देखती हूं। कांता ने कमरे में रखी लकड़ी की एक बड़ी सी अलमारी की ओर इशारा करते हुए गोपाल से कहा। गोपाल जल्दी से अलमारी के भीतर छुपकर बैठ गया तो कांता ने दरवाजा खोला। सामने धर्मपाल को खड़ा देखकर वो थोड़ा हड़बड़ाई। अब क्या करूं मैं? इस बुढ़े का सुपुत्र भी भीतर ही बैठा है, इसे भी इसी वक्त आना था। आज तो तू इन बाप बेटों के बीच फंस गई कांता। इस रामू के बच्चे को तो मैं बाद में देखूंगी, मेरी इजाजत के बिना इसे भीतर आने ही क्यों दिया? कांता दरवाजा पकड़े खड़ी मन ही मन सोच ही रही थी कि तभी धर्मपाल की कड़क आवाज उसके कानों के पर्दों से टकराई। दरवाजे पर ही खड़ी रहेगी या भीतर आने को भी कहेगी? घंटे भर से बाहर खड़ा चिल्ला रहा हूं, मगर लगता है तू घोड़े बेचकर सो गई थी। धर्मपाल के शब्द कानों में जाते ही जैसे कांता ख्यालों की दुनिया से बाहर आई और उसने हड़बड़ाते हुए कहा, अरे नहीं मुखिया जी, ऐसी बात नहीं है, अभी अभी आंख लगी थी, इसीलिए। वो हड़बड़ाते हुए बोल ही रही थी कि तभी धर्मपाल ने उसे दरवाजे से हटाते हुए बीच में ही कहा, इतनी दूर से इस तूफानी रात में पैदल चलकर आया हूं, पहले थोड़ा सुस्ताने दे। ये कहते हुए धर्मपाल कांता को धक्का देकर भीतर पड़े बेड के मखमली गद्दे पर जा बैठा। 55 की उम्र में भी वो हट्टा कट्टा लगता था, कसरती देह और 6 फीट से ऊपर लंबाई। वो आज भी फूलपुर मेले के दंगल में अच्छे अच्छों को पटकनी दे देता था। तभी कांता दरवाजे की कुंडी लगाकर उसके पास जाकर खड़ी हो गई। उस लकड़ी की पुरानी अलमारी में बैठा गोपाल अलमारी के एक छोटे से छेद में अपनी आंखें गड़ाए कमरे का सारा नजारा किसी कैमरे की तरह अपनी आंखों में कैद कर रहा था। उसे तो विश्वास ही न हो रहा था कि उसके बापू इस तरह से कांता के पास आते होंगे। उसके मन में अपने बापू के प्रति जो सम्मान भाव था वो कुछ ही पलों में खत्म हो चुका था। इसके उलट अब उसके मन में धर्मपाल के प्रति नफरत की भावना भर गई थी। बचपन से जिसे वो अपना आदर्श मानता था वो इतना नीच काम करेगा, वो ये सपने में भी न सोच सकता था। तभी बेड पर बैठे धर्मपाल ने लपक कर कांता का हाथ पकड़ अपनी ओर खींच लिया। गोपाल जिसे अपनी जोरू बनाना चाहता था वो उसी की आंखों के सामने तार तार हो रही थी और वो बिल्कुल लाचार सा बैठा देख रहा था। बड़ी ही अजीब स्थिति थी। उसकी आंखें कभी गुस्से से लाल हो जाती तो कभी आंसू झरने लगते। करीब 1.25 घंटे बाद जब धर्मपाल वहां से जाने को हुआ तो उसने जाने से पहले कांता की हथेली में कुछ रुपए थमा दिए। जब वो वहां से चला गया तो कांता ने गोपाल को अलमारी से बाहर आने के लिए इशारा किया। गोपाल बुझे हुए मन से अलमारी के बाहर आया और धीमी चाल चलते हुए कमरे के दरवाजे से बाहर निकलने को हुआ। तभी बेड पर बैठी कांता ने अपने बाल ठीक करते हुए उसे आवाज दी, अरे गोपाल बाबू, रुकिए तो सही, नाराज हो गए क्या? शायद कांता ने गोपाल की नाराजगी को भांप लिया था। नाराज भी क्यों ना होता, उसके सपने उसकी आंखों के सामने ही चूर चूर जो हो गए थे। गोपाल कांता की बात अनसुना करते हुए कमरे से बाहर निकल गया। उसने कांता की ओर पलटकर एक बार भी न देखा, मानो उसका उससे कोई नाता ही न रह गया हो। कांता कमरे से बाहर गोपाल के पीछे भागी। गोपाल का नाराज हो जाना उसके लिए एक घाटे का सौदा जो ठहरा। इतना मालदार ग्राहक उसके हाथों से फिसल कर निकल जाए ये वो बिल्कुल न चाहती थी। वो बरामदे में पहुंचे गोपाल के पैरों में जा लिपटी और मगरमच्छ के आंसू बहाने लगी। गोपाल बाबू, हम वेश्याओं की जिंदगी ऐसी ही होती है, किसी किराए की चीज की तरह। किसी एक चौखट से बंध कर रहना हमारे नसीब में नहीं है। गोपाल का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने कांता से छूटने के लिए उसे एक जोर का धक्का दिया। धक्का इतना तेज था कि कांता खुद को संभाल ना पाई और उसका सिर फर्श से जा टकराया। कांता को फर्श पर गिरा देख गोपाल का कोमल हृदय पसीज गया और वो उसे फर्श से उठाने के लिए नीचे झुकने को हुआ कि तभी अचानक पीछे से उसके सिर पर एक भारी लोहे के हथौड़े से जोरदार आघात हुआ और वो उसी पल औंधे मुंह फर्श पर गिरकर छटपटाने लगा। फिर देखते ही देखते कुछ ही पलों में वो बिल्कुल शांत हो गया। पगला रामू हाथ में हथौड़ा लिए लाल लाल आंखों से फर्श पर पड़े गोपाल को गुस्से से घूर रहा था। शायद कांता और गोपाल के बीच हुई नोक झोंक की आहट उसके कानों तक पहुंच गई होगी और जब वो वहां से उठकर आया होगा तो अपनी मालकिन कांता को लहूलुहान देखकर उसका माथा ठनक गया होगा और फिर उसने ये कदम उठा लिया होगा। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि कांता को कुछ समझने का मौका ही न मिला और जब समझी
तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गोपाल ये दुनिया छोड़कर जा चुका था। कांता उसे हिला डुलाकर उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गोपाल तो अब हमेशा के लिए नींद में जा चुका था। कुछ देर कांता फर्श पर पड़े गोपाल के मृत शरीर को यूं ही घूरती रही और रामू अपना खून से सना हथौड़ा फर्श पर एक तरफ पटक कर वहां से चला गया। कुछ देर बाद जब कांता ने खुद को संभाला तो उसे ये चिंता सताने लगी कि यदि गांव वालों को इस घटना की भनक लगी तो वे उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सोचकर वो बुरी तरह से घबरा गई और उसके मन में गोपाल की लाश ठिकाने लगाने का विचार आया। उसने रामू को आवाज लगाई, रामू, रामू। तभी आंगन में खाट पर आराम से बैठे बीड़ी पीते हुए रामू ने ऊंची आवाज में जवाब दिया, जी मालकिन, आ रहा हूं। और फिर वो वहां से उठकर सीधा कांता के सामने जाकर खड़ा हो गया। कांता ने उसे अपने सामने खड़ा देखकर बड़े ही प्यार से पुचकारते हुए कहा, चल जल्दी से गोपाल बाबू को अपने कंधे पर उठा और मेरे पीछे पीछे आ। इस पर रामू ने बड़ी मासूमियत से पूछा, मालकिन, क्या गोपाल बाबू मर गए हैं? कांता ने झुंझलाते हुए रामू की ओर देखकर कहा, नहीं, गोपाल बाबू सो रहे हैं। अब जल्दी से इन्हें अपने कंधे पर उठा और ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर। तभी रामू ने दोबारा पूछा, फिर ये बोल क्यों नहीं रहे हैं मालकिन? तब कांता ने उसे बड़े ही प्यार से पुचकारते हुए कहा, ये हम दोनों से गुस्सा हो गए हैं क्योंकि तूने इनके सिर पर हथौड़ा जो मार दिया है। अब ज्यादा बातें मत कर और काम पर लग जा। मैं तुझे कल सुबह अच्छी सी खीर पूड़ी बनाकर खिलाऊंगी। खीर पूड़ी का नाम सुनते ही रामू की आंखें चमक उठी क्योंकि उसे खीर पूड़ी काफी पसंद थी। उसने झट से फर्श पर पड़ी गोपाल की लाश को अपने कंधों पर उठाते हुए बोला, खीर पूड़ी, वाह, कल तो मजा आ जाएगा। मैं तो पेट भरकर खाऊंगा। कांता ने लपक कर आंगन में रखे फावड़े को उठा लिया और रामू के आगे आगे चलने लगी। रामू ठीक उसके पीछे चल रहा था। बाहर घुप अंधेरा छाया हुआ था। वे दोनों एक कच्चे रास्ते पर चलते हुए अपने घर से काफी दूर निकल आए थे। फूलपुर से ढोल नगाड़ों के बजने की आवाजें आना भी बंद हो गई थीं। एक बार फिर से बारिश ने उनसे अपना मुंह मोड़ लिया था। आसमान बिल्कुल साफ हो गया था और तेज हवाएं भी अब धीमी पड़ गई थीं। रामू गोपाल की लाश को अपने कंधों पर उठाए हांफते हुए कांता के पीछे पीछे चला जा रहा था। उसे कल सुबह बनने वाली स्वादिष्ट खीर पूड़ी के सुहाने सपने आ रहे थे। कुछ दूर उस रास्ते पर चलते चलते कांता अचानक रुक गई और उसके पीछे चलता रामू भी। फिर कांता उस कच्चे रास्ते से लगी एक संकरी पगडंडी पर मुड़ गई। रामू भी उसके पीछे पीछे हो लिया। कुछ देर वैसे ही चलते चलते वे एक बड़े से आम के बागीचे के पास पहुंचकर रुक गए। कांता आंखें फाड़ फाड़ कर बागीचे के चारों ओर बड़े ही ध्यान से देखने लगी। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि वहां पर कोई इंसान नहीं है तो उसने रामू को अपने पीछे आने का इशारा किया और बागीचे के भीतर चल पड़ी। कुछ ही देर में वे दोनों बागीचे के बीचों बीच खड़े थे। कांता ने रामू से दबी आवाज में कहा, रामू, गोपाल बाबू को नीचे रख दे और ये फावड़ा पकड़ और जल्दी से गड्ढा खोदने में लग जा। ये कहते हुए कांता ने फावड़ा रामू के हाथों में पकड़ाया। रामू किसी बैल की तरह गड्ढा खोदने में जुट गया। कांता बार बार बाग के चारों ओर अपनी नजरें दौड़ा रही थी। उसे डर था कि कहीं कोई गांव वाला इधर ना आ जाए और उसकी सारी पोल पट्टी खुल जाए। वैसे गांव से बाहर इतनी दूर इस बागीचे में किसी के आने की संभावना बिल्कुल न के ही बराबर थी। फावड़ा चलने की आवाज पूरे बागीचे में गूंज रही थी कि तभी वहां से कुछ दूरी पर सूखे पत्तों के चरमराने की आवाज सुनाई दी। कांता बिल्कुल चौकन्ना हो गई। उसने रामू को गड्ढा खोदने से रोक दिया और उसे साथ लेकर एक बड़े से पेड़ की आड़ में छुपकर बैठ गई। रामू ने कांता से फुसफुसाते हुए पूछा, क्या हुआ मालकिन, हम यहां छुपकर क्यों बैठे हैं? कांता ने अपने मुंह पर उंगली रखते हुए रामू को धीरे से चुप रहने के लिए कहा। चुप, बिल्कुल चुप हो जा, मुंह से आवाज मत निकालना। धीरे धीरे सूखे पत्तों के चरमराने की आवाज तेज होती जा रही थी। ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे कोई उनकी ही ओर बढ़ा चला आ रहा हो। कांता अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर उस आवाज की दिशा में देख रही थी, लेकिन घने अंधियारे की वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। डर से उसकी धड़कनें बढ़ने लगी थी। कुछ देर बाद एक मोटा ताजा सियार उस बड़े से पेड़ के सामने आकर खड़ा हो गया, जिस पेड़ की ओट में वे दोनों छुपकर बैठे हुए थे। अंधेरे में चुपचाप खड़ा वो अपनी चमकती आंखों से उन दोनों की ओर ही घूर रहा था। सूखे पत्तों के चरमराने की आवाज अब बिल्कुल शांत हो गई थी।
कांता को यह समझने में बिल्कुल भी देर न लगी कि वो आवाज उस सियार के पैरों की ही थी। वो सियार को अपने सामने खड़ा देख गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने रामू के हाथ से फावड़ा लेकर अपनी पूरी ताकत से उस सियार पर दे मारा, जिससे वो सियार वहीं जमीन पर गिरकर तड़पने लगा, क्योंकि फावड़ा सीधा उसके पेट में जाकर घुस गया था। कुछ देर बाद जब सियार का छटपटाना बिल्कुल बंद हो गया तो कांता ने रामू से सियार के पेट में घुसा वो फावड़ा निकाल कर लाने के लिए कहा। काफी मशक्कत के बाद रामू वो खून से सना फावड़ा उस सियार के पेट से निकाल पाया। कुछ ही पलों में वे दोनों उस जगह पर पहुंच गए जहां पर रामू ने गड्ढा खोदना शुरू किया था। कांता के इशारे पर रामू बड़ी ही तेजी के साथ गड्ढा खोदने में फिर से जुट गया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। कांता बार बार वहां चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ा रही थी। भोर होने में अब ज्यादा समय न बचा था, इसलिए वो जल्दी काम खत्म करके वहां से निकलना चाहती थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था उसके साथ ही उसकी बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक उन दोनों को बागीचे के बाहर से एक तेज आवाज सुनाई दी। कौन है बागीचे में और इतनी रात में यहां क्या कर रहा है? शायद उस बागीचे का मालिक वहां आ गया था और उसने फावड़ा चलने की आहट सुन ली थी। गड्ढा अभी पूरी तरह से खुद न सका था। कांता और रामू ने मिलकर जल्दी से सूखे पत्तों से गोपाल की लाश को ढक दिया और खुद भी एक पेड़ की आड़ में छुपकर बैठ गए। वे दोनों चुपचाप बैठे उस ओर ताक रहे थे जिस ओर से वो आवाज उनकी ओर बढ़ती चली आ रही थी। डर से कांता का गला सूखने लगा था। कौन है बागीचे में? कोई बोलता क्यों नहीं? कौन है? कौन है वहां? कोई गुस्से में चिल्लाते हुए उन्हीं की ओर बढ़ा चला आ रहा था। उसके हाथ में एक बड़ी सी टॉर्च थी जिससे वो बार बार बागीचे में इधर उधर घुमाकर देख रहा था। कांता और रामू सांसें थामे हुए चुपचाप उस बड़े से पेड़ के पीछे बैठे सब कुछ देख रहे थे। धीरे धीरे चलता हुआ वो शख्स उस जगह पर पहुंच गया जहां पर रामू खुदाई कर रहा था। वो टॉर्च जलाकर बड़े ही ध्यान से उस गड्ढे को देखने लगा। इतनी रात में अपने बागीचे में उस ताजे खुदे गड्ढे को देखकर उसका माथा ठनक गया, इसलिए वो टॉर्च जलाकर वहां आसपास देखने लगा। तभी उस शख्स की नजर सूखे पत्तों के उस ढेर पर गई जिसके नीचे गोपाल की लाश को उन दोनों ने छुपा रखा था। वो शख्स तेज कदमों से चलते हुए पत्तों के उस ढेर के पास जाकर रुक गया। टॉर्च की दूधिया रोशनी में वो बड़े ही ध्यान से उन सूखे पत्तों के उस ढेर को देख रहा था। उसके मन में कुछ शंका हुई तो उसने अपने एक पैर से उन सूखे पत्तों को दबाकर देखा। उसे उन पत्तों के बीच किसी अजीब सी चीज के होने का एहसास हुआ। कोई ऐसी चीज जो उसके पैरों से टकराते ही उसके शरीर में एक अजीब सी सिहरन पैदा कर गई। उसे ऐसा लगा कि जैसे उसने किसी हार्ड मांस वाले जीव पर पैर रख दिए हों। वो नीचे झुककर अपने दोनों हाथों से बड़ी जल्दी जल्दी उन सूखे पत्तों को वहां से हटाने लगा। जैसे जैसे वो शख्स उस पत्तों के ढेर से पत्तों को वहां से हटा रहा था, वैसे वैसे पेड़ की आड़ में छुपकर बैठी कांता की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थीं। किसी भी पल उसके कर्म कांडों का भंडाफोड़ होने ही वाला था और वो चुपचाप बैठी किसी तमाशबीन की तरह तमाशा देख रही थी। कुछ देर बाद जब उस शख्स ने वहां से सारे सूखे पत्ते हटा दिए तो जमीन पर पड़ी गोपाल की लाश बिल्कुल साफ दिखाई देने लगी। वो शख्स फूलपुर गांव के पड़ोस में बसे एक गांव भरतपुर का रहने वाला था। वो मुखिया धर्मपाल और उनके बेटे गोपाल को अच्छी तरह से जानता था। जैसे ही उसने उस लाश का चेहरा देखा तो वो गोपाल को तुरंत पहचान गया। अरे ये क्या? ये तो गोपाल की लाश है, फूलपुर के मुखिया धर्मपाल जी के लड़के की। राम राम, कितनी बुरी तरह से इसका सिर फटा हुआ है। लगता है किसी ने इसे बड़ी ही बेरहमी से मार डाला है और इसकी लाश को छुपाने के लिए मेरे बागीचे में लेकर आया था। वो जरूर यहीं कहीं आसपास ही छुपे होंगे। अभी अभी तो मैंने यहीं से किसी के गड्ढा खोदने की आवाज सुनी थी। ये कहते हुए वो शख्स जैसे ही उठने को हुआ वैसे ही उसके सिर पर किसी धारदार चीज से एक जोरदार प्रहार हुआ और वो किसी बेजान शरीर की तरह भरभरा कर जमीन पर औंधे मुंह गिर गया। उसके ठीक पीछे खड़ी कांता हाथों में फावड़ा लिए लाल लाल आंखों से उसे घूर रही थी। उसका नौकर रामू भी उसी के पीछे खड़ा था। तभी जमीन पर पड़े उस शख्स के शरीर में कुछ हलचल हुई। ये देखकर कांता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो फावड़े से उसके शरीर पर वार करने लगी। देखते ही देखते जमीन पर औंधे मुंह पड़े उस शख्स की पीठ खून से सन गई और मांस बड़ी ही बुरी तरह से उधड़ गया।
फिर उसने उस फावड़े से उसकी गर्दन पर एक आखिरी चोट की तो उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग होकर छटपटाने लगी, जैसे पानी के बिना कोई मछली तड़प उठती है। उस शख्स के शरीर से निकले खून के छींटों से कांता का चेहरा और हाथ पूरी तरह से सनकर लाल हो चुके थे। रामू ने जल्दी ही गोपाल बाबू के शरीर के आकार का एक बड़ा और गहरा गड्ढा खोद डाला। फिर उन दोनों ने मिलकर गोपाल बाबू की लाश और उस अनजान शख्स के धड़ और कटे हुए सिर को उसी गड्ढे में दबा दिया। अब सुबह के लगभग 4 बज रहे थे। धीरे धीरे उस भयानक काली रात का अंत हो रहा था और एक नए दिन का आगमन होने वाला था। वे दोनों जल्दी ही काम खत्म करके वहां से दबे पांव निकल गए। धीरे धीरे दिन छड़ आया था। धर्मपाल अपने आंगन में पड़ी खाट पर बैठा किसी गहरे सोच में डूबा था। तभी द्वार पर बंधे उसके बैलों ने तेजी से चिल्लाना शुरू किया। शायद उनके चारे पानी का समय हो गया था। तभी खाट पर बैठे धर्मपाल ने ऊंची आवाज में कहा, अरे आ रहा हूं भाई, ज्यादा चिल्लपो मत करो। ये निकम्मा गोपाल भी पूरी रात घर नहीं आया है और अब भी उसकी कोई खोज खबर नहीं मिल रही है। पता नहीं कहां अपने निकम्मे दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रहा है। सुबह तो आ ही गया होता। कितने काम पड़े हैं घर के, अब मैं अकेला इन्हें कैसे निपटाऊंगा। ऊपर से इन चंगू मंगू ने चिल्ला चिल्ला कर मेरी नाक में दम कर रखा है। ये कहते हुए धर्मपाल खाट से उठा और बैलों को चारा पानी डालने चला गया। धीरे धीरे सूरज सिर पर चढ़ आया। गोपाल का अब भी कोई अता पता ना था। धर्मपाल सुबह से घर का सारा काम करते करते थक कर चूर हो चला था और अब वो रसोई में बैठा आटा गूंथ रहा था। उसके पेट में चूहे कूदने लगे थे। वो मन ही मन गोपाल को कोसे जा रहा था, क्योंकि गोपाल के होने पर यह सब काम कब का खत्म हो गया होता और वो आराम से खाट पर बैठकर अपना हुक्का गुड़गुड़ा रहा होता। तभी गांव के किसी शख्स ने उसके द्वार पर आकर आवाज दी, धर्मपाल जी, जल्दी से शंभू के बागीचे में चलिए, पूरा गांव वहीं पर जुटा है। धर्मपाल ने रसोई से आटा गूंथते हुए पूछा, अरे हुआ क्या है बाग में, कुछ बताओगे भी? इस पर द्वार पर खड़े उस शख्स ने कहा, लोग कह रहे हैं कि बागीचे में 2 लाशें मिली हैं, जिनमें से एक की तो गर्दन ही कटी है और दूसरी की शक्ल पहचान में नहीं आ रही है। यह कहते हुए वो शख्स शंभू के बागीचे की ओर भाग गया। उसकी बात सुन आटा गूंथते हुए धर्मपाल के हाथ एकदम से रुक गए और वो आटे की थाली एक तरफ सरकाकर बागीचे की ओर तेज कदमों से चल दिया। उसके मन में बड़े अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। रात से गोपाल भी कहीं गायब था, इसलिए उसे यह डर सताने लगा था कि कहीं उन लाशों में से एक लाश गोपाल की तो। अरे नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। गोपाल तो अपने दोस्तों के साथ कहीं मौज मस्ती करने निकल गया होगा और वो एक आध दिन में वापस लौट ही आएगा। ये सोचते हुए धर्मपाल तेज कदमों से बागीचे की ओर बढ़ा चला जा रहा था। जब धर्मपाल उस बागीचे में पहुंचा तो उसने देखा कि बागीचे के बीचों बीच गांव वालों की भारी भीड़ जमा थी और वे सभी जमीन पर एक जगह कुछ देखते हुए आपस में कानाफूसी कर रहे थे। वो सब धर्मपाल को उसी ओर आता देख उसे बड़े ही दया भाव से ताकने लगे। ये देखकर धर्मपाल का दिल बैठने लगा और वो भीड़ को चीरता हुआ उस जगह पर पहुंच गया जहां पर वो दोनों लाशें पड़ी थीं। कुछ ही पलों में भीड़ के बीच से धर्मपाल की दहाड़े मारकर रोने की आवाजें आने लगी। उसने जमीन पर पड़ी गोपाल की लाश को देखते ही पहचान लिया था। लाश का चेहरा इतना छत विछत था कि पहचान में ही नहीं आ रहा था। धर्मपाल ने गोपाल की पहचान उसके कप डिडीडियों और उसकी कद काठी से की थी। इसके अलावा लाश पर वे सभी निशान मौजूद थे जो धर्मपाल गोपाल के शरीर पर बचपन से देखता आया था। तभी गांव के एक शख्स ने उसे बताया कि जब वो रोज की तरह इस बागीचे में शौच के लिए आया तो उसने देखा कि 4-5 शिकारी कुत्ते एक गड्ढे को अपने पंजों से खोदकर उसमें से कुछ नोच नोच कर खा रहे थे और जब वो वहां पहुंचा तो वे शिकारी कुत्ते उन लाशों को छोड़कर वहां से भाग गए। जल्दी ही आस पड़ोस के गांव के लोग भी वहां पर जुटने लगे। तभी भरतपुर गांव से आए हुए कुछ लोगों ने उस सरकटी लाश की पहचान उस बाग के मालिक शंभू के रूप में कर ली। पूरे दिन फूलपुर में भयानक सन्नाटा छाया रहा। सभी की आंखें इस घटना से नम थीं। गोपाल धर्मपाल का इकलौता वारिस था और सभी उसे बेहद प्यार करते थे। करते भी क्यों ना, वो कभी किसी गांव वाले की कोई भी बात नहीं टालता था। वो हमेशा सबकी मदद करने के लिए तैयार रहता था। गांव में किसी के घर कोई समारोह होता तो वो पूरा दिन वहीं पर लगा रहता। भूख प्यास भूलकर वो सारा दिन इधर उधर दौड़ दौड़ कर काम करता रहता था।
उस घटना को हुए आज लगभग 6 महीने बीत चुके थे। धीरे धीरे धर्मपाल के मन से गोपाल की यादें धुंधली होती जा रही थीं और उसकी जिंदगी पुराने ठर्रे पर लौट रही थी। जहां उसने पिछले 5 महीनों से कांता की सूरत तक न देखी थी, वहीं इस महीने वो उसके पास पूरे 5 बार जा चुका था। उसके घर पर बैठकों का दौर भी शुरू हो गया था और बैठक में हुक्का भी गुड़गुड़ाया जाने लगा था। एक रोज शाम को धर्मपाल के घर में एक ऐसी ही बैठक चल रही थी। उसके साथ खाट पर 2 मुस्टंडे श्यामू और नारायण बैठे उससे बातें कर रहे थे। वे दोनों युवक धर्मपाल के बेहद खास थे। गांव के लोग उन्हें धर्मपाल का दाहिना हाथ कहा करते थे। वे तीनों काफी देर से आपस में बातें कर रहे थे कि तभी नारायण ने मुखिया को एक ऐसी बात बताई कि मुखिया का माथा ठनक गया। मुखिया जी, आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी थी, नारायण ने धर्मपाल की ओर देखते हुए कहा। धर्मपाल ने बड़े ही उतावलेपन से नारायण की ओर देखते हुए कहा, बोल नारायण बेटा, क्या कहना चाहता है तू? जल्दी बोल। नारायण ने कुछ हिचकते हुए कहा, बात यह है मुखिया जी कि मैं आपसे आपके बेटे गोपाल के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं, अगर आप नाराज ना हो तो। धर्मपाल के सब्र का बांध टूट रहा था। जल्दी बोल, ज्यादा पहेलियां मत बुझा, और मैं भला तुझसे नाराज क्यों होने लगा? नारायण बोला, वो बात ही ऐसी है मुखिया जी कि आपको बहुत बुरा लगेगा। धर्मपाल ने इस बार उससे बड़े ही प्यार भरे लहजे में कहा, अरे नहीं, नाराज होऊंगा बेटा, तू एक बार बता तो सही। नारायण ने धर्मपाल से डरते हुए कहा, वो मुखिया जी, जिस रात गोपाल बाबू का कत्ल हुआ उस रात वे उस पतुरिया के पास भी गए थे। नारायण के मुंह से जैसे ही ये शब्द बाहर निकले, धर्मपाल गुस्से से तिलमिला उठा, किंतु कुछ सोचते हुए उसने अपने गुस्से का घूंट पीकर नारायण से पूछा, तुझे कैसे पता कि गोपाल उस वेश्या के पास गया था? तब नारायण ने थोड़ा सकुचाते हुए कहा, मुझे ये बात गोपाल बाबू के सबसे खास दोस्त राजू ने बताई थी। धर्मपाल ने थोड़ा झेंपते हुए उससे पूछा, अच्छा, और क्या बताया उस राजू ने? तब नारायण ने कहा, उसने ये भी कहा कि गोपाल बाबू उसको अपने घर ब्याह कर भी लाना चाहते थे, पर आपके डर ने उन्हें रोक रखा था। तभी धर्मपाल खाट से उठते हुए बोला, मैं नहीं मानता कि मेरा बेटा गोपाल इस तरह के ओछे काम करता होगा। वो तो सीधा साधा सा पूरे गांव की आंखों का तारा था। मुझे तो लगता है कि राजू पागल हो गया है, इसीलिए अनाप शनाप बके जा रहा है। तब श्यामू ने मुखिया का गुस्सा भांपते हुए कहा, लगता है तूने मुखिया जी को नाराज कर दिया है। चल जल्दी यहां से निकलते हैं, इससे पहले कि मुखिया जी का पारा और गर्म हो जाए। श्यामू ये कहते हुए खाट से उठकर बाहर की ओर चल दिया। उसके पीछे पीछे नारायण भी हो लिया। धर्मपाल के कानों में नारायण के कहे हुए शब्द बार बार गूंज रहे थे। उन्हें नारायण की कही हुई बात पर पूरी तरह से तो यकीन नहीं था, पर उनके मन के किसी कोने में यह बात भी दबी हुई थी कि हो सकता है कि यह सच हो और उनके बेटे गोपाल की हत्या से कांता का कोई संबंध हो। तभी उसे इन सब बातों से पर्दा उठाने के लिए एक बेहतरीन तरकीब सूझी और उनका चेहरा ऐसे खिल गया जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। शाम होने वाली थी। धर्मपाल अपने ख्यालों में डूबा हुआ अपनी साइकिल पर धीरे धीरे पैडल मारता हुआ बाजार से वापस लौट रहा था। उसकी साइकिल के हैंडल पर सब्जियों से भरा एक छोटा सा झोला टंगा हुआ था। तभी रास्ते में उसे कांता का नौकर रामू दिखाई दिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो भी बाजार से सब्जी खरीद कर वापस लौट रहा हो, क्योंकि उसके हाथों में भी एक भारी भरकम सब्जियों से भरा झोला था। वो पैदल ही बड़ी तेजी से चला जा रहा था। धर्मपाल ने उसे देखते ही उस दिन अपनी सोची हुई तरकीब को आजमाने का मन बनाया और साइकिल पर तेजी से पैडल मारते हुए उसके करीब पहुंच गया। अरे रामू बेटा, कहां से चला आ रहा है पैदल? बहुत थक गया होगा, आ मेरी साइकिल पर बैठ जा। धर्मपाल ने रामू को पुचकारते हुए कहा। धर्मपाल की बात सुन रामू ने पीछे मुड़कर देखते हुए कहा, मैं थकता नहीं हूं मुखिया जी, और मैं किसी से बात भी नहीं करता क्योंकि मेरी मालकिन ने मुझे मना किया है। रामू धर्मपाल के सवालों का जवाब देते हुए अपना सर जमीन की ओर गड़ाए उस कच्चे गलियारे को रौंदता हुआ बस अपनी ही धुन में मस्त चला जा रहा था। धर्मपाल भी अपनी साइकिल ठीक उसी के बराबर चलाता हुआ चल रहा था। उसे रामू पर थोड़ा थोड़ा शक भी होने लगा था। उसे रामू की बातों से ऐसा महसूस होने लगा था कि जैसे वो उससे कुछ छुपा रहा हो। एक बार फिर धर्मपाल ने उसे पुचकारते हुए पूछा, अरे बेटा, भला तुम्हारी मालकिन ने तुम्हें किसी से बात करने से क्यों रोका है? ये सुन, रामू ने कहा, मुझे नहीं पता मुखिया जी, मुझे तो बस खीर पूड़ी से मतलब है। मुखिया सोच में पड़ गया।
कि आखिर इस पगले से मैं कोई बात कैसे उगलवाऊं। तभी कुछ सोचकर धर्मपाल की आंखें चमकी और उसने एक बार फिर से हवा में तीर चलाते हुए उससे कहा, तुझे खीर पूड़ी खाना हो तो मेरे घर चल। मेरे घर में ढेर सारी रखी हुई है, आराम से बैठकर पेट भर खाना। जैसे ही रामू के कानों के पर्दों से खीर पूड़ी शब्द टकराया, वो वहीं रुक गया और मुखिया की तरफ देखते हुए बोला, सच में मुखिया जी, शायद धर्मपाल का तीर ठीक निशाने पर लगा था। खीर पूड़ी रामू की कमजोरी थी और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता था। धर्मपाल के घर में इस वक्त खीर पूड़ी तो थी नहीं, लेकिन उसने सोचा कि किसी तरह इस पगले को घर ले चलता हूं। खीर पूड़ी का इंतजाम भी हो ही जाएगा, शायद ये इसी बहाने कुछ उगले। इसलिए उसने रामू से थोड़ा हिचकते हुए कहा, हाँ, बहुत सारी रखी हुई है रसोई में, चल तुझे खिलाता हूं, तू भी क्या याद करेगा। रामू धर्मपाल के बहकावे में आकर उसकी साइकिल पर बैठ गया और धर्मपाल ने साइकिल के हैंडल को अपने घर की तरफ मोड़ दिया। घर पहुंचते ही धर्मपाल ने रामू के लिए रसोई के पास ही खाट बिछा दी और जल्दी जल्दी उसके लिए खीर पूड़ी का इंतजाम करने लगा। उसे यह अच्छी तरह से पता था कि यदि थोड़ी सी भी देर हुई तो ये पगला उसकी नाक में दम कर देगा और एक बार जो ये हाथ से निकला तो दोबारा ना आ पाएगा। धर्मपाल ने बड़ी ही फुर्ती से खीर पूड़ी में लगने वाली सारी सामग्री इकट्ठा की और चूल्हे में लकड़ियां जलाने लगा। इसी बीच थोड़ी देर होते देख रामू खीर पूड़ी के लिए उतावला होने लगा। उसने रसोई की तरफ देखते हुए धर्मपाल को आवाज लगाई, अरे मुखिया जी, कहाँ है खीर पूड़ी, जल्दी लाइए, बहुत जोर की भूख लगी है। धर्मपाल ने पतीले में दूध डालते हुए रसोई के भीतर से ही कहा, अरे ला रहा हूं रामू बेटा, थोड़ी ठंडी हो गई है, गरम कर लूं। चूल्हे के पास बैठा धर्मपाल खीर बनाते हुए अब रामू से इधर उधर की बातें करने लगा। वो रामू को किसी भी तरह अपनी बातों में उलझाए रखना चाहता था, किंतु रामू धर्मपाल की बातों का सिर्फ हां या न में जवाब देते हुए अपनी खीर पूड़ी की मांग को मजबूती से दोहरा रहा था। बीच में वो 2-3 बार खाट से उठकर वहां से चलने को हुआ, पर धर्मपाल उसका हाथ पकड़कर फिर से खाट पर बैठा लेता। शायद उसने आज ये ठान लिया था कि वो रामू के मुंह से वो राज उगलवा कर ही रहेगा। जब धर्मपाल ने खीर पूड़ी से भरा हुआ थाल रामू के आगे रखा तो वो बिल्कुल किसी जानवर की तरह उस पर टूट पड़ा। देखते ही देखते उसने कुछ ही देर में वो पूरा थाल खाली कर दिया और जग भर पानी डकारते हुए वहां से चलने को हुआ तो धर्मपाल उसके पास आकर उसके कानों में फुसफुसाया, कैसी थी खीर पूड़ी? रामू ने खिसियाते हुए कहा, बहुत बढ़िया थी मुखिया जी, थोड़ी और मिलेगी क्या? इस पर धर्मपाल ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, जरूर मिलेगी रामू बेटा, रसोई में अभी बहुत सारी रखी हुई है, मगर उसके बदले में तुम्हें मेरे कुछ सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। रामू ने थोड़ा सोचते हुए कहा, कौन से सवाल? जल्दी पूछिए मुखिया जी। तो दोस्तों, क्या कांता और उसके नौकर रामू की करतूतें गांव वालों के सामने आ पाएंगी? क्या होगा जब धर्मपाल को यह पता चलेगा कि उनके बेटे गोपाल की मौत के पीछे कौन है? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए सुनना ना भूलें इस कहानी का अगला भाग।